पुराण है, उपनिषद है, आख्यान है, स्मृतियां हैं, रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, सब ब्राह्मणों ने लिखा है ना। हमारे पुरखों के हाथ में न कलम थी न उनको लिखने पढ़ने का अधिकार था। खुद अपने सबूत में ब्राह्मण फंस गया है। और सबसे अंतिम और एथेंटिक जो सबूत है ब्राह्मण के विदेशी होने का वो ये है कि अमेरिका के उथा विश्वविद्यालय के डॉक्टर माइकल बामसाद ने पूरी दुनिया के लोगों का सैंपल लिया और सैंपल लेके ये साबित कर दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने मान लिया। उसमें तय हो गया कि ब्राह्मणों का डीएनए मध्य एशिया के लोगों से मिलता है जो काला सागर के निकट एक समोजी प्रांत से आए हैं। पता भी चल गया कि कहां से आए और ब्राह्मणों ने अपना पोस्टल एड्रेस भी खोज लिया। ते रूस में काला सागर के निकट बोल्गा नदी के किनारे मध्य एशिया से आए। तो ब्राह्मण इस देश में आया और हमारे हजारों साल से इस समाज को दबा करके रखा। और सबसे पहले किसी ने अगर बताया कि ब्राह्मण विदेशी है तो संत हमारा पुरखा संत कबीर ने बताया। संत कबीर ने लिखा है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, बगल में हाथी दाब के ऊंट रही लटकाए। कबीर ने लिखा, कबीर ने लिखा है कि चींटी जैसी ताकत वाला 3.5% का ब्राह्मण जो चींटी जैसी ताकत रखता है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए। 9 मन तेल का मतलब हाथी घोड़े से हथियार के बल पर भारत में प्रवेश किया, यही है 9 मन का मतलब। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, लिखा है कबीर ने। ये कबीर का रहस्यवाद कि चींटी जैसी ताकत वाला भारत में ब्राह्मण 3.5% की पहाड़ के रास्ते भारत में प्रवेश किया। और प्रवेश किया तो किया क्या, बगल में हाथी दाब के ऊंट रही लटकाए। हाथी जैसी ताकतवर समाज बैकवर्ड जो इस देश में 52% है। हाथी जैसी ताकत है कि नहीं? कैसे हाथी जैसी ताकत है? देश के अंदर 100 में 51 वोट जो पाएगा वही इस देश का राजा बनेगा, वही इस देश का मालिक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। मगर 51 नहीं, बैकवर्ड 52 है, फिर भी इस देश का मालिक नहीं बन पाया आज तक। तो हाथी जैसी ताकत है कि नहीं? तो 52% हाथी जैसी ताकत वाला ये बैकवर्ड समाज को बगल में दबाया है। और इस देश में 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो ऊंट जैसी ताकत रखते हैं, उनको लटका करके भारत में चल रहा है। सही है कि गलत है? सही। ये कबीर ने लिखा, जिसका नतीजा है कि हजारों साल से इस दबा समाज को ब्राह्मण दबा के रखा, बेबस बेकस लाचार और गुलाम बनाया। और आजादी के 74 साल हो गए, 74 साल से इस समाज का सारा हक अधिकार छीन लिया, आज भी गुलाम बना के रखा। आजादी के 74 साल का सारा फायदा सिर्फ ब्राह्मण ने उठाया, ब्राह्मणों ने उठाया। किसी का बाप अगर मर जाए, अगर उसके 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर हिस्सा मिलता है कि नहीं? अगर कोई भाई हमारा पागल भी है, कम दिमाग का है, तो उसकी भी वरासत दर्ज होती है कि नहीं? मगर 74 साल में इस कमेरा समाज को आज तक हिस्सा ही नहीं दिया ब्राह्मण। जबकि आजादी के आंदोलन में हमारे पुरखों ने भी खून पसीना बहाया, काला पानी हुआ, लाठियां खाए, जेल गए, फांसी पर चढ़े, मगर न तो हिस्सा मिला, न तो ब्राह्मण कलम कसाई, धोखेबाज ब्राह्मण चोर आज तक हमारे लोगों को हिस्सा भी नहीं दिया, न तो इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिखा। गोरखपुर में चौरी चौरा जो कांड हुआ था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसकी अगुवाई भगवान यादव ने किया था। क्या इतिहास के पन्ने में भगवान यादव का नाम है? कोई पढ़ा है आज तक? 1936 में लखनऊ में चिन्हट स्थान है। 1936 में उदा देवी पासी
जो बेगम हजरत महल की महिला सेना की कैप्टन थी, बरगद पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मार के गिराई थी। क्या उसका नाम इतिहास के पन्नों में है? नहीं है। 57 में लक्ष्मीबाई लड़ाई हुई अंग्रेजों से, 1857 का गदर। रानी लक्ष्मीबाई डर के मारे किले के पिछवाड़े से भागकर नेपाल चली गई और सारी लड़ाई झलकारी बाई कोरी ने लड़ी, अंग्रेजों को परास्त किया, मगर शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई झलकारी बाई कोरी। इतिहास के पन्नों में उसका नाम आपने आज तक देखा? और सबसे ज्यादा इतिहास में ब्राह्मणवाद जो महिमा मंडित करता है कि आजादी के दौरान सबसे बड़ी लड़ाई जालियांवाला बाग हत्याकांड को कहता है, न जालियांवाला बाग। उस जनसभा में 200 लोग थे और 200 लोग में 174 लोग मारे गए, 174 लोग मारे गए। उसमें हेगड़िया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी मुसलमान यही लोग थे। 174 लोग मारे गए थे। और उस सभा का आयोजन जो है नथु धोबी ने किया था। बुद्धिराम चूड़ा जो जाट के चमार थे उन्होंने क्या किया था। 174 लोग मारे गए, नथु धोबी मारे गए, बुद्धिराम चूड़ा मारे गए, मगर इतिहास के पन्नों में न नथु धोबी का नाम है न बुद्धिराम चूड़ा का नाम। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश की ये मूल निवासियों ने जो कुर्बानी, जो शहादत देश की महफूजी के लिए दिया, उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया। और जो पीछे रहते थे वो इस देश के शासक बन गए। क्यों नहीं इतिहास के पन्ने में नाम आया? इसके पीछे कारण है। ये कारण है कि अगर इतिहास के पन्नों में हेगड़िया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी का नाम आएगा तो इतिहास में इनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनका जो है सीना 56 इंच का होगा, गर्व और गौरव होगा, स्वाभिमान ऊंचा होगा, सिर उठा के चलेंगे। स्वाभिमान ऊंचा न हो, गर्व और गौरव, ये बैकवर्ड सूत्र में गर्व गौरव ना पैदा हो, स्वाभिमान और मनोबल तोड़ने के मकसद से हमारे पुरखों का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा। ये धोखेबाजी हुई हमारे साथ, धोखेबाजी हुई। तो ये ब्राह्मण जो है ये कलम कसाई है, इसको ना देश से मोहब्बत है ना देश के लोगों से मोहब्बत है। इसका चरित्र जो है सांप का चरित्र, जिसका नतीजा है कि हमारे पुरखों का नाम इतिहास के पन्नों में लिखना मुनासिब नहीं समझा। और आजादी के 74 साल का सारा फायदा ब्राह्मण उठा रहा है। 3.5% का ब्राह्मण है, 3.5%, और 3.5% का ब्राह्मण हुकूमत करने के लिए इस देश पर 6 राजनीतिक दल बनाया है। 6 राजनीतिक दल। 3.5% का ब्राह्मण कांग्रेस को चलाता है। सही है गलत है? कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी। 3.5% का ब्राह्मण कांग्रेस को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण बीजेपी को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण कम्युनिस्ट को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण मार्क्सवादी पार्टी को चलाता है। 3.5% का ब्राह्मण तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी चलाती है। 3.5% का ब्राह्मण जयललिता मर गई, अन्ना डीएमके बनाई है, एडीएमके बनाई है, उसकी सहेली शशिकला चलाती है। 3.5% का ब्राह्मण 6 राजनीतिक दल। और इस देश के अंदर हमारा समाज ये 85 से 90% है। 74 साल की आजादी में आज तक एक भी राजनीतिक दल हमारे पास नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीतिक दल। धोखेबाजी किया ब्राह्मण नेहरू ने, ब्राह्मण नेहरू धोखेबाजी किया। देश की आजादी की जब घोषणा की गई तो प्रधानमंत्री बनने के 3 दावेदार हुए कि कौन देश का प्रधानमंत्री बने। उस समय कांग्रेस की 15 प्रदेशों में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। 3 दावेदार थे। नंबर 1 अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ब्राह्मण नेहरू और सरदार पटेल। 3 दावेदार हुए। अबुल कलाम आजाद को 1 वोट मिली जो निजाम हैदराबाद ने दिया था। ब्राह्मण नेहरू को 1 वोट मिली जो कश्मीर रियासत ने दिया था। और सरदार पटेल को 13 वोट मिली, बहुमत का समर्थन मिला। मगर ब्राह्मणों ने धोखेबाजी करके
1 वोट पाने वाले ब्राह्मण नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और बहुमत का समर्थन होते हुए हमारे पुरखों को प्रधानमंत्री नहीं दिया। ये धोखेबाजी हुई हमारे साथ। तो ब्राह्मण की धोखेबाजी बता रहा हूं कि अपने दुश्मन को पहचानो। आप लोग दुश्मन को पहचानने की बात बता रहा हूं। और जब प्रधानमंत्री बन गया, ब्राह्मण साहित्य 6 साल तक बिना चुनाव कराए देश का प्रधानमंत्री रहा। 6 साल तक, जबकि लोकतंत्र में 5 साल पे चुनाव होता है। अगर चुनाव नहीं कराया तो इसका मतलब है कि 74 साल में देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों ने लोकतंत्र को खत्म करके देश में ब्राह्मण तंत्र को प्रस्थापित किया। ब्राह्मण तंत्र, जिसका नतीजा है कि 74 साल से केवल ब्राह्मण ही इस देश का मालिक बना हुआ है। 3.5% का जो पंची का चुनाव लड़ जाए तो पंची का चुनाव नहीं जीत सकता, मगर हमारे ताकत को कमजोर करके 3.5% का ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री बन गया ब्राह्मण नेहरू, तो देश में जितने भी पंडित पुरोहित थे, जितने राजा महाराजा थे, जितने जमींदार थे, सरमाएदार थे, जितने भी सेना पुलिस के अधिकारी थे, जितने ब्राह्मण थे, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस में छा गए, कांग्रेस पर कब्जा कर लिया और 57-58 साल तक कांग्रेस की अगुवाई में आजादी का सारा फायदा उठाया। हमारे समाज को कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण नेहरू जब प्रधानमंत्री देश का बन गया तो सोचा कि हम तो सत्ता में हैं और विपक्ष की जरूरत पड़ती है। सत्ता और विपक्ष 2 दल होते हैं। तो अगर इस देश का हिगड़िया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी मुसलमान अगर जागृत हो गया और कोई दल बना लिया तो हम ब्राह्मणों का रहना मुश्किल हो जाएगा देश में। इसलिए इस मूल निवासी का देश के अंदर कोई राजनीतिक दल ना बनने पावे, यह बात समझकर सोचकर दूरगामी परिणाम के तहत नेहरू ने दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी जनसंघ, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जनसंघ को 1948 में प्रस्थापित कर दिया। दूसरी पार्टी, सत्ता में भी ब्राह्मण और विपक्ष में भी ब्राह्मण। सत्ता में भी 3.5% का व्यक्ति और विपक्ष में भी 3.5% का व्यक्ति। और जो 85 से 90% इस देश का बैकवर्ड SC/ST माइनॉरिटी, उसको सत्ता से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। कैसे बेदखल किया? जैसे आजकल देख रहे हैं योगी मोदी के सांड, किसी की फसल जब चौपट करते हैं उनके सांड, तो हमारे आपके बच्चे लाठी डंडे लेकर के 3-4 किलोमीटर तक खदेड़ते हैं कि नहीं? क्यों खदेड़ते हैं? इसलिए खदेड़ते हैं कि दोबारा लौट के हमारे खेत में ना पाए। जिस तरह से सांड को खदेड़ते हैं और लौट के नहीं आ पाते, उसी तरह से इन ब्राह्मणों ने 74 साल में लोकतंत्र के चारों स्तंभों से, व्यवस्थापिका से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, प्रचार तंत्र से हमको इस कदर खदेड़ दिया है कि 74 साल में हमको हिस्सेदारी नहीं हुई। समझ रहे हैं? खदेड़ दिया ब्राह्मणों ने। जबकि भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान के पहले पन्ने पर संविधान की मूल भावना को लिख दिया और सबका हिस्सा बांट दिया। पहले पन्ने पर हिस्सेदारी लगा दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने। पहले पन्ने पर हिस्सेदारी लिखा। और देश का संविधान किसी देवी देवता के नाम पर नहीं लिखा, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर नहीं लिखा, किसी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी के नाम पर नहीं लिखा। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता राजा होती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान इस देश की जनता के नाम पर लिखा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे।